साल बाद अमेरिका को इतने रिहर्सल क्यों करने पड़ रहे हैं कि आर्टेमिस 1, आर्टेमिस 2, आर्टेमिस 3, 4, 5 ये सब भेजकर फाइनली आदमी उतारेगा? शक के दायरे में बहुत सी चीजें हैं। शक के दायरे में यह है कि ये कहीं ऐसे ही तो फोटो नहीं खिंचवा ली गई थी, और चंद्रमा पर जब हवा नहीं है तो ये झंडा कैसे लहरा दिए थे? चंद्रमा के पीछे तारे काहे नहीं दिख रहे हैं? तमाम सवालों के जवाब आज के सेशन में है। आज के सेशन में जिक्र है कि अपोलो 11 के बाद आर्टेमिस 2 चंद्रमा की यात्रा पर निकला हुआ, लेकिन चंद्रमा पर जब नहीं उतरेगा तो सवाल बहुत सारे हैं। ये जो यहां पर चांद, ये जो झंडा लगा है अमेरिका वालों का, ये झंडा आफ्टर ऑल बिना हवा के कैसे खड़ा रह गया है? चलिए एक एक करके चर्चा करते हैं, लेकिन इससे बड़ी चर्चा यही है कि सब जहां एक और दुनिया में युद्ध चल रहे हैं, वहां पर ये लोग झंडे चंद्रमा पर गाड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मिशन का नाम आर्टेमिस है, लॉन्च करने वाली संस्था का नाम नासा है। 54 साल बाद ये कारनामा हो रहा है, और इसके बाद अगला कारनामा ये मंगल ग्रह पर करेंगे। तो आइए एक एक करके इस इंसानी कदम के दोबारा होने जाने पर चर्चा करना शुरू करते हैं। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। साथियों 20 जुलाई 1969 के अंदर चंद्रमा पर पहली बार अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने आवाज हेडसेट पर एक बात सुनी, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर ए मैन, वन जाइंट लीप फॉर द मैनकाइंड। ये कुछ ऐसी मोटिवेशनल पंक्तियां हैं कि साहब इंसान ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा, और वहां पर जब उन्होंने बोला, या जो उन्होंने बोला वो यहां तक सुना। ठीक है साहब, सवाल नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे, लेकिन उसके बाद कौन उतरे और कितने उतरे, ये आज तक चर्चा का विषय रहता है। 1972 तक अमेरिका ने 10 और अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर भेजा था। सवाल सबसे बड़ा कि फिर नासा ने चंद्रमा पर चंद्र मिशन रद्द क्यों किए, और अब 50 साल बाद शुरू क्यों किए? नासा जब आर्टेमिस 2 मिशन भेज रहा है, तो नील आर्मस्ट्रांग और उसके बाद में भेजे गए 10 और यात्री जो चंद्रमा पर उतरे थे, ऐसा जो बताया गया था, हमारा सीसीटीवी लगा नहीं था, तो जो उतरे थे और बताया गया था, तो ऐसे में सवाल ये कि साहब 50 साल बाद जाकर अब क्यों नासा चेत रहा है और अपना मिशन शुरू कर रहा है? 50 साल तक कार्यक्रम रोक कर क्यों रखा था? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने ये वो प्रक्रिया है जिस समय आज सुबह आर्टेमिस 2 लॉन्च होता है। लॉन्च के समय ये जो उड़ता सा, जो मतलब मशीन सी उड़ती देख रहे हैं, ये वो रॉकेट है, जो रॉकेट अपने साथ में ऊपर ओरियन नाम का एक कैप्सूल लेकर उड़ रही है। ये जो लिफ्ट ऑफ हो रहा है, इस लिफ्ट ऑफ के अंदर ये जो इंजन जो जलता जा रहा है, ये रॉकेट जो जलता जा रहा है, इसका नाम ईएसए है। इसके ऊपर ये जो व्हाइट कलर का निशान है, इसका नाम ओरियन है। इस ओरियन में 4 अंतरिक्ष यात्री बैठे हुए हैं। ये मुश्किल से उड़कर के 150 किलोमीटर जाएगा और ये हट जाएगा। इसके बाद की जो यात्रा है, ये ऊपर व्हाइट कैप्सूल जिसका नाम ओरियन है, ये पूरा करेगा। सुबह साहब ये लॉन्चिंग हो गई। आज सुबह 4 बजे स्पेस लॉन्च सिस्टम ओरियन स्पेसक्राफ्ट को लेकर उड़ गया, जिसमें 4 अंतरिक्ष यात्री सवार थे। 1972 में अपोलो 17 के बाद यह पहला मौका है जब इंसान पृथ्वी से निकलकर निचली कक्षा को पार करते हुए अब चंद्रमा की यात्रा पर निकल चुका है। यह कितना विशालकाय था, इससे अंदाजा लगा लीजिए कि यह जो मशीन है ना, जिस पर लदकर यह आ रहा है, उस मशीन के पहिए जो हैं उससे छोटा इंसान है। मतलब इसकी विशाल कायता का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि ये जो रोल करता हुआ आ रहा है, इसके साथ आदमी खड़ा है, पहिए से छोटा आदमी है। इतने बड़े सिस्टम के ऊपर जाकर के ये सिस्टम लगा हुआ है। ये जो ऊपर व्हाइट कलर का कैप्सूल सा बना देख रहे हैं, इसी कैप्सूल के अंदर 4 लोग भेजे गए हैं, एस्ट्रोनॉट भेजे गए हैं। इस आर्टेमिस मिशन का नाम साहब आर्टेमिस क्यों रखा, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। असल में पहले जो मिशन थे ना, उनका नाम अपोलो था। अब वाले मिशन का नाम आर्टेमिस है। कहते हैं कि ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर अपोलो और आर्टेमिस जुड़वा भाई बहन थे। अपोलो भेजे जा चुके हैं, तो आर्टेमिस की बारी है। और कहा जाता है कि अपोलो सूर्य का देवता माना जाता है, और आर्टेमिस को चंद्रमा की देवी माना जाता है। ऐसे में आर्टेमिस नाम इस व्यवस्था में कि अपोलो गया था तो अब आर्टेमिस भी जाएगा, ऐसे रखा गया। साहब ये आर्टेमिस 2 है, तो आर्टेमिस 1 कब हुआ था? तो आर्टेमिस 1 2022 में हुआ था, जब नासा ने बिना किसी अंतरिक्ष यात्री के ओरियन स्पेसक्राफ्ट को स्पेस लॉन्च सिस्टम से लॉन्च किया था और उसे वापस रिकवर किया था। बिना इंसान के चक्कर काटने 2022 में भेजा था आर्टेमिस 1। यानी कि आज जो लॉन्चिंग हुई है ये 2022 में भी हो चुकी है, जिस समय कैप्सूल को भेजकर वापस रिकवर किया गया था। आर्टेमिस 1 2022, आर्टेमिस 2 2026, आर्टेमिस 3 2027 में शेड्यूल है। इसके बाद 4 2028 में, आर्टेमिस 5 2028 के एंड में। आर्टेमिस 2 के अंदर 4 अंतरिक्ष यात्री गए हैं। यह आर्टेमिस 1 4 अंतरिक्ष यात्रियों को 10 दिन तक अंतरिक्ष के चक्कर कटाएगा, और 10 दिन बाद
वापस पृथ्वी पर लेकर लौटेगा। ये चक्कर काट के चंद्रमा पर चले आएंगे, लेकिन चंद्रमा पर रुकेंगे नहीं, उतरेंगे नहीं। ये चंद्रमा का जो दूरस्थ हिस्सा है जिसे आप और हम नहीं देख पाते, उसके चक्कर काटते हुए आएंगे, तस्वीरें खींचते हुए चंद्रमा की लेकर आएंगे। लगभग 11.5 लाख किलोमीटर की यात्रा इन 10 दिनों के अंदर होने वाली है, जिसे यह मिशन पूरी तरह से करके लौटेगा। ठीक है साहब। आर्टेमिस सिस्टम लॉन्च होने से पहले थोड़ी तकनीकी खराबियों में भी रहा, लेकिन फिर इसे लॉन्च कर दिया गया। ये पूरी तरह से टेस्ट ड्राइव करता हुआ चला गया और अपनी हाइट को छूते हुए आगे बढ़ा। लोगों ने इसका बड़ा उत्साह मनाया। जो लोग गए हैं उनके परिवारजन वगैरह सब यहां पर बैठ के उसके क्षण को कैप्चर कर रहे थे। फ्लाइट में बैठे हुए कुछ यात्रियों को भी आर्टेमिस जाता हुआ दिखाई दिया। हाइट की तरफ, अंतरिक्ष की तरफ जाते हुए को अंतरिक्ष में बैठे सवार फ्लाइट में सवार कुछ लोगों ने अपने कैमरे में कैप्चर किया। 4 अंतरिक्ष यात्री गए, रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोव, क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हैंसेन। क्रिस्टीना कोच सबसे ज्यादा समय तक स्पेस में रहने का रिकॉर्ड बना चुकी हैं। असल मायने में ये सभी वो यात्री हैं जो कभी ना कभी स्पेस क्राफ्ट की यात्रा कर चुके हैं, अंतरिक्ष के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में संपूर्ण जानकारी रखते हैं। ये कभी ना कभी अंतरिक्ष के संबंध में कोई ना कोई कार्य पहले से करते रहे। क्रिस्टीना कोच पहली बार किसी महिला को चंद्रमा की तरफ चक्कर काटने के लिए भेजा गया है। आप अंतरिक्ष यात्री ऑलरेडी हैं। आपको जिस कैप्सूल में भेजा गया है उसका नाम ओरियन है। ये चारों, रीड वाइजमैन, क्रिस्टीना कोच, जेरेमी हैंसन और विक्टर ग्लोवर, ये चारों की चारों यात्रियों में एक यात्री कनाडा के हैं। जाने से पहले की कुछ तस्वीरें सबने अपने अपने स्तर पर साझा की अपनी तरफ से। जब ये यात्रा शुरू कर चुके तो उसके बाद अंदर का जो कैबिन है उसके हाल अब सीधे नासा अपने स्पेस स्टेशन का जो ग्राउंड स्टेशन है वहां से लोगों के सामने लाइव कर रहा है। ये कुछ इस प्रकार का स्पेस क्राफ्ट है, एक इस तरह का सैटेलाइट स्पेस क्राफ्ट है जिसके अंदर ये जो बड़ा सा कमरा बना है, इस कमरे के अंदर ही ये चारों लोग आने वाले 10 दिन तक रहेंगे। जिस जगह रहेंगे उसका नाम ओरियन कैप्सूल है और ये ओरियन कैप्सूल अपने साथ सभी तरह की सुविधाएं, सोने की जगह, खाने की जगह, व्यायाम की जगह और प्रॉपर शौचालय जैसी सुविधाएं लेकर गया है। इसी कैप्सूल के अंदर यहां रहना भी है, प्रयोग भी करने हैं, तस्वीरें भी खींचनी है और इस बात का अध्ययन करना है कि इस कैप्सूल के साथ जब जाते हैं तो परेशानियां क्या आती हैं और भविष्य में जब इसे लैंड कराया जाएगा तो कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। साहब सवाल बनता है कि अपोलो भी तो गया था, तो ओरियन में क्या अलग है? पहले भी तो आदमी बैठ के गया होगा। बिल्कुल, अपोलो और ओरियन में बड़ा अंतर है। अपोलो की जो ओरियन का जो घेरा है 16.5 फीट का है, अपोलो 12 फीट 10 इंच का था। इसमें 25% ज्यादा एस्ट्रोनॉट जरूर हैं, लेकिन बैठने की जगह ज्यादा है। इस बार प्रॉपर तरीके का एक टॉयलेट बना है जिसकी कीमत 200 करोड़ से अधिक बताई जा रही है, कैलकुलेशंस है। इसका कंप्यूटर ज्यादा पावरफुल है, ये अपोलो से ज्यादा ताकत रखता है, डेटा प्रोसेस करने में लगभग 20,000 गुना तेज है। इसकी मेमोरी 1,28,000 गुना अपोलो से ज्यादा है। इसके अंदर जिम की सुविधा, खिड़कियां, ये सब है। 10 दिन तक के सारे कार्यकाल दिए गए हैं कि कब कब क्या क्या करेगा। इंटरेस्टिंग है कि 10वें दिन ये वापस धरती पर लौटेगा और प्रशांत महासागर में आकर गिरेगा, जहां से इसे रिकवर नेवी के द्वारा किया जाएगा और सारे यात्रियों को वापस बाहर निकाल लिया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में इनके साथ प्रॉपर भोजन भेजा गया है, उसकी पूरी लिस्ट बाहर निकल कर आई। इस पूरी प्रक्रिया के अंदर एस्ट्रोनॉट्स को प्रॉपर ब्रेक दिया जाएगा, फिर डे बाय डे काम बांट दिए जाएंगे। ये यात्रा करने के लिए जो मिशन है वो कुछ इस प्रकार से है कि ये पहले धरती के चक्कर काटेगा, धरती के चक्कर काट के धरती के गुरुत्वाकर्षण बल से दूर होकर ओरियन खुद अपने अंदर लगे हुए इंजन से थ्रस्ट पैदा करेगा और करके फिर चंद्रमा की कक्षा में चला जाएगा। यानी कि इस पूरी प्रक्रिया में पहले जो मिशन निकला है, ये धरती का चक्कर काटते काटते पहले धरती से पेरिजी और फिर एपोजी, दूर और पास होते होते जब ये पूरी तरह, ये बिल्कुल ऐसे समझिएगा कि अगर आपने रस्सी में कभी पत्थर बांधकर हिलाया है तो पत्थर गोल गोल भी हिला सकते हैं, लेकिन अगर आप नजदीक और दूर हिलाते हैं, जैसे कई बार हिला करके लंगर जब दूर का फेंकते हैं, कुछ वैसे ही यहां पर इस स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च किया गया है। यानी कि ये धरती से जब लॉन्च होकर निकलेगा तो निकलकर पहले धरती के निकट और फिर दूर, निकट और फिर दूर और फिर निकट और दूर होते होते और फिर एक बड़ा सर्कल ले लेगा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर होकर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के अंदर फेंक दिया जाएगा। कुछ इस प्रकार से ये यहां पर पृथ्वी से, और जब चंद्रमा की पिछली ओर जाएगा, क्योंकि धरती से आप फ्रंट देख पाते हैं, तो ये यहां की तस्वीर खींच करके फिर वापस लौट करके इस तरह से चला आएगा। इसका केवल मकसद ये जांचना है कि भविष्य में जब इसे भेजा जाएगा तो किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना हो। यानी कि आर्टेमिस 3 की तैयारी में आर्टेमिस 2 गया है, आर्टेमिस 4 की तैयारी में आर्टेमिस 2 गया है, क्योंकि यहां से जो अनुभव प्राप्त होंगे उन्हें यूज करते हुए भविष्य में अंतरिक्ष के मिशन कार्यक्रमों को शुरू किया जाएगा। भविष्य क्या है? भविष्य यह है कि अंतरिक्ष में कुछ इस प्रकार से व्यवस्थाएं, इस चंद्रमा पर कुछ इस प्रकार से व्यवस्थाएं करने की नासा सोच रहा है। क्या व्यवस्थाएं हैं ये? नासा चाहता है कि जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं,
ऐसे चंद्रमा पर भी एस्ट्रोनॉट रहे। सवाल यह है कि साहब रह के कर क्या लोगे? हवा नहीं है, कुछ नहीं है, करोगे क्या? बोले सारी व्यवस्था यहां से लेकर जाएंगे। तो फिर करने क्या जाओगे? करने क्या जाएंगे उसको ऐसे समझते हैं। असल में क्या है ना साथियों, आजकल आप सभी ने कुछ दिनों से चल रहे युद्ध में एक बात समझी होगी कि ईरान को इस समय न्यूक्लियर एनरिच्ड चाहिए यूरेनियम। उस एनरिच्ड यूरेनियम का वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। अमेरिका उसे रोकने के लिए ना जाने पूरी दुनिया के ऊपर संकट डालकर खड़ा है। आप सभी जानते हैं कि जितना ज्यादा क्रिटिकल एक्टिव यूरेनियम है उतना ज्यादा बम बनाने के करीब है। रेडियो एक्टिव पदार्थों से बिजली उत्पन्न होती है, यही कारण है कि नाभिकीय रिएक्टर्स में यूरेनियम का उपयोग होता है। ऐसे ही नाभिकीय रिएक्टर्स में हीलियम के एक आइसोटॉप जिसका नंबर है हीलियम 3। हीलियम का आइसोटॉप जनरली जो पाया जाता है वो 2He4 पाया जाता है, लेकिन 2He3 अगर हीलियम है तो उसे रेडियो एक्टिव माना जाता है। कहा जाता है कि उसका उपयोग भी रिएक्टर्स में किया जा सकता है। सूरज से आने वाली जो रोशनी है उसमें हीलियम 3 होता है। कई बार सूरज की रोशनी के साथ चल रहे सोलर फ्लेयर्स में, सोलर विंड्स में हीलियम 3 पृथ्वी की तरफ भी फेंका जाता है, लेकिन पृथ्वी के खुद के मैग्नेटिक फील्ड के रिपल्शन के कारण वो पृथ्वी के वायुमंडल से दूर ही रह जाता है। चंद्रमा पर ऐसी स्थिति नहीं है। सूरज की तरफ से फेंकी गई सोलर फ्लेयर्स के चलते हीलियम 3 की प्रचुर मात्रा चंद्रमा की सरफेस पर पाई जाती है। माना जाता है कि आने वाले समय में अमेरिका उस हीलियम 3 को यहां से लेकर धरती पर आएगा और उससे रिएक्टर्स चलाएगा, बिजली उत्पन्न करेगा। उस हीलियम 3 का भाव 2 करोड़ रुपए प्रति किलोग्राम तक बताया जाता है। ऐसे में अगर यहां पर बनाया हुआ यह कैंप अंतरिक्ष से प्रीशियस धातुओं को लाकर, प्रीशियस तत्वों को लाकर धरती पर इस्तेमाल करने की इजाजत देता है, तो यह काम करने के लिए अमेरिका यहां पर बेस बनाना चाहता है। इस पर चर्चा मैंने आज से 3 साल पहले की थी। 2023 में जब आर्टेमिस 1 गया था, यह मेरा उस समय का वीडियो है, मैंने उस समय यह जानकारी साझा